क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन। इसे पढ़ने से पहले हम जो क्लास 11th में पढ़ के आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो है कि क्लास 12th का सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4, सेट बी एक एलिमेंट एक इसमें है जो कि 5 6 7 एंड 8। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें यानी ए क्रॉस बी निकालें, इसको हम लिख सकते हैं 1 5 1 6 1 7 1 8। उसी तरह से 2 5 2 6 2 7 2 8। उसके बाद 3 5 3 6 3 7 3 8। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। ठीक है, ये तो हम क्लास 11th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग को ये जानना है, ये जो 1 5 1 6 ये सब जो देख रहे हैं आप, इस पर 1 6 को ऑर्डर पेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो सेट ए से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो सेट बी से बिलोंग करता है। इसी कारण इसको हम लोग ऑर्डर पेयर करते हैं। यानी अगर आप देखिए तो 1 और 5 में आप देखिएगा तो फर्स्ट सेट ए में आप देखिए 1 मिल जाएगा आपको, और सेट बी में आप देखिएगा तो 5 मिल जाएगा। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर। कोई दिक्कत? अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, यानी ए रिलेटेड टू बी किस तरह से होगा। हमने अभी जस्ट आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट जस्ट के तस हमने लिख दिया इसके बारे में। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास एक रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है देख लिया जाए कि अगर एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास ए और बी है, सच दैट ए एंड बी बोथ्स आर इवन नंबर, दोनों का दोनों क्या हो, इवन नंबर हो, वेयर एज ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप देखिए, ए बी दोनों का दोनों इवन होना चाहिए। दोनों का दोनों देखते हैं कहाँ है, इवन 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 इवन। चलो यहाँ पे मिल गया, यानी 2 6 हो गया। उसके बाद कौन होना चाहिए, उसके बाद 2 8 होना चाहिए। चलो 2 8 लिख दिया। उसके बाद कौन होना चाहिए, उसके बाद कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, 4 6 होना चाहिए। चलो 4 6 लिख दिया। उसके बाद कौन सा होना चाहिए, 4 8 होना चाहिए। 4 8 लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? इसी तरह से और भी रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एक और रिलेशन हम आपको बताएं तो ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जिसमें सच दैट ए एंड बी, इस बार ना हम ऑड नंबर कर देते हैं, यानी बोथ्स आर ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर। वेयर एज ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसको अगर आप लिखने का कोशिश करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ए और बी दोनों क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर देख लेते हैं जरा, 1 5, उसके बाद 1 6 तो होगा नहीं, 1 7 हो सकता है। उसके बाद 1 8 होगा नहीं, 2 5 हो सकता है, नहीं 2 5 नहीं होगा। अच्छा उसके बाद क्या हो सकता है, 2 8 तो होगा नहीं, 3 5 हो सकता है ना, दोनों ऑड होना चाहिए। उसके बाद 3 7 हो सकता है, और कुछ है क्या हो सकता है जो, और तो कुछ होगा नहीं। चलिए ये हो गया। तो इसी तरह से हम बहुत सारे रिलेशंस को लिख सकते हैं। तो बात ये होता है कितने रिलेशन को लिख सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास एक फार्मूला अगर हम बताएं तो अगर मान लिया जाए कि एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है m है, ठीक है, और एक सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 to the power m into n। यानी अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं
और सेट बी में भी अगर 4 एलिमेंट होगा तो हम कितना तरीके से इसको रिलेशन लिख सकते हैं, तो 4 × 4 मतलब 2 का पावर 16। बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। इतना ज़्यादा हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन जो कि संभव नहीं है। तो चलिए इतना नोट कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन। ये एक तरह का रिलेशन होता है जिसमें 2 ऑर्डर पेयर का कभी भी फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होगा। मतलब किसी भी जब आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिखोगे तो कभी भी फर्स्ट एलिमेंट 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट का फर्स्ट एलिमेंट कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है। तो इसको आप एग्जांपल के द्वारा समझने का कोशिश करें कि अगर हम बात करें दैट इज कि एक रिलेशन है मेरे पास A एंड B सच दैट B = A + 4 whereas A belongs to set A and B belongs to set B। अच्छा, इसको आप लिखिए। इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम A का वैल्यू 1 रखें तो B का वैल्यू कितना होगा? 1 + 4 5 होगा। अगर A का वैल्यू अगर हम 2 रखें तो 2 + 4 कितना होगा? 6 होगा। अगर A का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 3 और 4 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर हम A का वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 और 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इससे आगे तो हम लेके गए ही नहीं है, क्यों? ठीक है। तो ये हमारा देखिए ध्यान से, जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 था तो सेकेंड एलिमेंट 5, जब फर्स्ट एलिमेंट 2 हुआ तो सेकेंड एलिमेंट 6, फर्स्ट एलिमेंट 3 हुआ तो सेकेंड एलिमेंट 7 हुआ, उसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट 4 हुआ तो सेकेंड एलिमेंट 8 हुआ। आप देखिए यहाँ 1 2 3 4 है, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 और 5 में, तो 5 जो है वो कहलाता है हमारा इमेज कहलाता है, और 1 जो है ये कहलाता है प्री इमेज कहलाता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 इज द प्री इमेज ऑफ image of 5 and 5 is the image of 1। 5 हमारा 1 का इमेज कहलाएगा और 1 हमारा 5 का प्री इमेज कहलाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। इतना करने वाले हैं डोमेन के बारे में। डोमेन क्या है? तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो क्लास 11th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक सेट, एक रिलेशन हमारे पास है, रिलेशन में हमारे पास मान लेते हैं कि 1 5 2 4 3 6 एंड 4 5 ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो डोमेन होगा हमारा वो क्या होगा? तो डोमेन इक्वल टू क्या? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा डोमेन। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे रेंज के बारे में। रेंज क्या है? सेम चीज़ है, बस बात यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि ये फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग कहते हैं डोमेन, तो सेकेंड एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज। तो क्या बोलेंगे? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, जैसे देख लेते हैं इसी को। तो इसमें जो है कि आपके पास अगर 1 5 2 4 3 6 एंड 4 5 है, तो यहाँ पे आप रेंज इसका निकालिए। तो रेंज क्या होगा? तो रेंज देखिए, हमने बोला क्या? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट कौन है? 5 4 3 एंड
5, तो 5 2 टाइम्स है ना, तो दो बार नहीं लिखेंगे, 5 4 ऐसे लिख देते हैं ना, 4 5 एंड 6। ये हमारा हो गया रेंज हो गया, क्लियर है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कोडोमेन के बारे में। कोडोमेन के बारे में, कोडोमेन क्या होता है? सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। जैसे अगर हमारे पास दो सेट्स है ए और बी, उसमें सेट बी जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहला जाएगा। जैसे अगर आप मान लिया जाए कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट है, सेट बी में हमारे पास 5 6 7 8, तो ये सेट बी जो होगा ये कहलाएगा हमारा कोडोमेन। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट ए। अगर सेट ए का एक रिलेशन आर है और ये आर कैसा होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो अगर आप देखोगे कि ए एक सेट मान लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 है, तो ए क्रॉस ए का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास? देख लीजिए, अगर ए को ए से ही मल्टीप्लाई करो, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिखते हो, तो 1 1 1 2 1 3 1 4, उसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4, उसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4, उसी तरह से 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। तो हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ गया। अगर हम फर्स्ट टाइप का अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइप हमारे पास होता है नल वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल, अगर डैट इज एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, सच दैट अगर हम बात करें कि अगर बी एलिमेंट्स जो है ए प्लस 5 के इक्वल टू में है, वेयर एज ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि दोनों तो सेट ए का ही है ना। चलो यहाँ देख लो तो जरा ध्यान से कि अगर ए का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो बी का कुछ वैल्यू निकल के आएगा, क्या आएगा? 1 + 5 मिल करके 6 होगा। तो 6 क्या है मेरे पास? क्या नहीं है ना, 1 6 का कोई पेयर नहीं, ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो ऑर्डर पेयर नहीं है, इसका मतलब ये एग्जाम्पल जो होगा वो किसका होगा हमारे पास? नल वॉइड या एम्प्टी रिलेशन का। ठीक है, दूसरा रिलेशन हमारे पास है यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें क्या होता है? ईच सेट ए का हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। जैसे अगर आप, दैट इज एक एग्जांपल अगर आप समझें तो हमारे पास अगर एक रिलेशन है जिसमें ए और बी दो एलिमेंट्स दिया हुआ है, सच दैट ए माइनस बी इज मॉड ऑफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ए माइनस बी का जब मॉड होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, वेयर एज ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट का मतलब ही होता है जितना है सारा का सारा। तो सारा का सारा यानी कि कह सकते हैं हम कि मेरे पास जितना ए क्रॉस ए, यानी जो भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आया है ए क्रॉस का ए का, ये सारा का सारा क्या होगा हमारे पास? यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो जहाँ भी आप देखिएगा कोई भी ऑर्डर पेयर जो कि ए क्रॉस ए में मौजूद है वो क्या कहलाएगा? एग्जाम्पल होगा हमारा किसका? यूनिवर्सल रिलेशन का। क्लियर? थर्ड नंबर हमारे पास है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में जानेंगे। द एलिमेंट विच गिव्स image of itself, इमेज ऑफ itself, ये अपना इमेज ही खुद दे देता है। जैसे अगर आप एक रिलेशन अगर आप समझो, दैट इज एक रिलेशन आपके पास है जिसमें ए और ए दोनों का दोनों क्या है? ए का इमेज खुद ए ही है। ठीक है ना, दैट इज ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इसमें देखिएगा हमारे पास ए क्रॉस ए है, इसमें अगर देखिएगा तो अगर हम रिलेशन इसके हिसाब से लिखने का कोशिश करें तो ए का इमेज ए, मतलब 1 का इमेज 1 ही होना चाहिए।
2 का इमेज 2 ही होना चाहिए, 3 का इमेज 3 ही होना चाहिए और 4 का इमेज 4 ही होना चाहिए। बात समझ में आ गया होगा। तो ये हम इस तरह का जो रिलेशन होगा इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है, देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारा पूरा का पूरा ही हो, मतलब 1 1 हो तो 2 2 3 3 4 4, मतलब पूरा का पूरा हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ 1 1 हो और 2 2 हो। ये भी हमारा आइडेंटिटी का ही एक एग्जाम्पल है। हो सकता है कि 1 1 2 2 एंड 3 3 हो। ये भी हमारा एग्जाम्पल है किसका? आइडेंटिटी का। क्लियर है? बातें समझ में आ गई। इसके बाद जो 3 रिलेशन है ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन तीनों को समझ लिए तो सारा क्वेश्चन फिर मारिए, आंसर मारिए, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम समझने का कोशिश करते हैं। 4th नंबर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या होता है? ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, ज़्यादा आसान होगा। अगर हम मान लिया जाए कि मेरे पास एक रिलेशन है जिसमें ए है, सच दैट 4 every element of A belongs to set A। अब बात करिएगा कि सर आइडेंटिटी में भी तो यही था और रिफ्लेक्सिव में भी आपने यही बता दिया, दोनों में डिफरेंस कहाँ है? तो देखिए, दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज़ का है, इवरी का। इसमें जो है कि इवरी यानी सभी के सभी होंगे और आइडेंटिटी में हमने बोला कि 1 1 हो सकता है, 2 2 भी अगर लिख दिया तो काम चल जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में हमारा 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए एंड 4 4 भी होना चाहिए, सब होना चाहिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 1 दिया हो, 2 2 दे दिया, ठीक है। अच्छा बताइए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है? क्या रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं हो, क्योंकि इसमें 3 3 है ही नहीं, 4 4 है ही नहीं। अगर हम दूसरा एग्जांपल अगर समझें तो 1 1 दे देते हैं, 2 2 दे दिया, चलो 3 3 दे दिया। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 4 4 नहीं है। एवरी एलिमेंट, बात समझ रहे हैं ना? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए और 4 4 भी होना चाहिए। यानी अगर एक और समझे, 1 1 2 2 3 3 4 4। अब बताइए, होगा? एकदम होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर एक और एग्जाम्पल अगर हम समझें, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 भी है, साथ ही साथ कुछ और भी दे दिया, जैसे मान लिया 4 2 दे दिया। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 हमको जो चाहिए वो हमको मौजूद है कि नहीं? हमें मालूम है, हमें पता है, हमें दे दिया। बाकी कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। हमारे पास बोलता है 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो जाए ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। देखिए, समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपका जो है कि क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया है, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 और रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है कि हम अपना एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है। साइमेट्रिक रिलेशन। अब समझते हैं साइमेट्रिक रिलेशन क्या है। अगर हमारे पास ए बी जो एलिमेंट है वो अगर हमारे R से बिलोंग करता है तो दैट इम्प्लाइज बी ए भी R से बिलोंग करेगा। यही है साइमेट्रिक रिलेशन।
क्लियर है? यही है सिमेट्रिक रिलेशन, बहुत ईजी। देखो अगर समझो इसको, तो अगर आपके पास एक रिलेशन है, ये 1 2 है, तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये हमारा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। और समझते हैं, मेरे पास अगर मान लिया जाए कि 1 2 है, 2 1 है, ठीक है, चलो 3 3 है, ठीक ना, फिर 4 5 है और 5 4 है, ऐसा कुछ दिया। चलो ठीक है, बताओ क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक होगा, बताया जाए। तो 1 2 तो है, तो 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है। इधर मत देखना, इधर 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 से मतलब नहीं है, बोलोगे सर 5 4 5 यहाँ आप लिख दिए सर, 4 5 यहाँ तो है ही नहीं, ठीक ना। उधर मत देखो, इधर देखो। तो यहाँ देखो 1 2 है तो इसका 2 1 भी होना चाहिए। यहाँ देखो 3 3, तो 3 3 का सिमेट्रिक भी तो 3 3 ही होगा ना। जैसे 1 2 का 2 1 होता है, तो बाबू 3 3 का 3 3 ही तो होगा, ठीक है। और यहाँ देखो 4 5 है और यहाँ 5 4 है, इसका मतलब क्या है? ये भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लिया जाए कि हमारे पास दे दिया 1 1 2 2 3 3 4 4, है ना, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? 1 1 का देख लो, अगर 1 1 लिखते हो तो इसका ए बी है, तो इसका बी ए भी तो तुम्हारा 1 1 ही होगा, यानी ये खुद का सिमेट्री है, ये भी खुद का सिमेट्रिक है, ये भी खुद का सिमेट्रिक है और ये भी खुद का सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, अगर हम सपोज करें कि मेरे पास एक रिलेशन आर है जो कि ऑलरेडी सिमेट्रिक है, जैसे 1 2 2 1 3 2 2 3 4 1 एंड 1 4। देख लो ये ऑलरेडी हमारा क्या है? सिमेट्रिक है कि नहीं है ना। अब इसका अगर इन्वर्स निकालते हो, आर का इन्वर्स निकालते हो, तो आर का इन्वर्स निकालोगे, देखो तो 1 का इन्वर्स क्या हो, 1 2 का इन्वर्स क्या होगा? 2 1। 2 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1 2, है ना। 3 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 2 3। 2 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 3 2। 4 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1 4। 1 4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 4 1। ध्यान से देखो तो जरा, क्या ये सारा का सारा सिमेट्री है क्या? 2 1 1 2 है, 2 3 3 2 है, 1 4 4 1 है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि रिलेशन आर अगर सिमेट्रिक हो तो इसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? अगर रिलेशन आर अगर सिमेट्रिक हो तो इसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा। तो क्लियर है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या हुआ, समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम आगे चलते ट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे। ए और बी बिलोंग्स टू आर रहेगा, बी सी भी बिलोंग्स टू आर रहेगा, तो यहाँ पर ए और सी भी बिलोंग्स टू आर होगा। यहाँ देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक रिलेशन है 1 2 2 3 और 1 3, तो यहाँ देखिए, तो अगर 1 2 है तो नेक्स्ट हमारे पास बी सी यानी कि 2 3 भी होना चाहिए, तो लास्ट में देखिए ए सी भी होना चाहिए, यानी कि ए और सी भी होना चाहिए, मतलब 1 और 3 भी होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1 2 है मेरे पास, तो 2 3 भी है, तो 1 3 भी होना चाहिए। देखिए 1 3 कहाँ है? 1 3 है ना, वेरी गुड। अब यहाँ देखिए 2 3 है, तो नेक्स्ट हमारे पास 3 3 है, तो इसका मतलब 2 3 भी होना चाहिए, खुद ही है। अगर 1 1 है तो 1 2 है, तो इसका मतलब इसका जो लास्ट वाला जो होगा वो ए सी जो होगा वो क्या होगा? 1 1 होगा, ये खुद ही है। 2 3 है तो 2 2 है, तो 2 2 है, तो यहाँ पर 2 3 हो गया, तो यहाँ पर इसका जो ए सी जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2 2 बनेगा, मेरे पास है। अब यहाँ 3 3 अगर हम बात करें तो 3 3 तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 1 2 है, 2 1 है, तो इसका मतलब 1 1 होना चाहिए, है मेरे पास। अगर यहाँ पर देखिए 2 1 है तो 2 2 है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है कि ए सी हमारे पास 2 2 होना चाहिए, है ना मेरे पास। चलिए 2 3 है तो 3 3,
फिर वहाँ पे भी जो है कि AC हमारे पास 2 3 होगा, है मेरे पास 2 3। चलिए 1 1 देखते हैं, 1 1 का चेक करते हैं। तो 1 1 है तो 1 2 है, तो इसका लास्ट वाला जो AC बनेगा वो भी 1 1 ही होगा। चलो है मेरे पास। चलो 2 2 देख लेते हैं, 2 2 देख लेते हैं। 2 2 है तो 2 3 है, तो लास्ट वाला इसका 2 2 ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 3, तो यहाँ 3 3 है मेरे पास, तो 3 3 3 3 अकेले बच गया जी, अकेला बच गया। 3 3 अकेला बच गया, है ना, अकेला बच गया। लगता है दो, तो इसको कर देते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 3 3 है ना, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको 3 4, और एक ले लेते हैं हम फिर 3 4 ही। चलो, तो अगर 3 3 है तो इसका 3 4 हो गया, तो इसका जो है कि AC बनेगा वो 3 4 ही बनेगा। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव होगा। तो एक और देख लेते हैं, 1 1 है, 1 2 है, इसका मतलब इसका 1 2 होना चाहिए। देखो 2 2 है ना, तो 2 2 है तो इसका BC हो जाएगा 2 1, तो इसका होना चाहिए 2 और 1। चलो 2 1 भी है, ठीक है। 3 3 है तो 3 3 का होना चाहिए, 3 3 का है क्या, कहीं पे 3 3 नहीं है ना, तो सिर्फ अकेला बच गया ये। अच्छा, उसके बाद 4 4 है, 4 4 भी नहीं है, ठीक है। 1 2 है तो 2 1 है, तो इसका 1 2 होना चाहिए। चलो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है दिया हुआ, चलो ठीक है। उसके बाद 2 1 है, तो 2 1 का तो हम लोग चेक कर चुके थे, 2 1 तो 1 2, इसका 1 1 हो गया। 2 3 है तो 3 3 हो गया, तो इसका हो जाएगा 3 3 ही बनेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ तक तो बन गया। अगर एक बात और ध्यान रखिए कि अगर AB बिलोंग्स टू R हो, ठीक है, और BC बिलोंग्स टू R ना हो, फिर भी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। लेकिन अगर AB बिलोंग्स टू R है और BC बिलोंग्स टू R है, अगर ये दोनों है तो AC भी होना पड़ेगा। देख लो ध्यान से, अगर AB है और BC नहीं है तो ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर AB है और BC भी है तो AC भी होना चाहिए। अगर AC नहीं होगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ध्यान से देखो तो जरा इधर, यहाँ देख लेते हैं कि सब का तो है था हमारा, लेकिन 4 4 का नहीं ना था, तो 4 4 का नहीं था, यानी कि ये वाला टर्म है, ये नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव होगा। 1 1 का चेक कर लो, 1 1 में भी है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4। चलो 1 1 का तो देख लो है क्या, ये ट्रांजिटिव होगा क्या? 1 1 2 2 3 3 4 4 सब में क्या है, AB बिलोंग्स टू R है, लेकिन BC बिलोंग्स टू R नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आ गया? ये भी ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर BC बिलोंग्स टू R नहीं दिया हुआ है। जब BC बिलोंग्स टू R नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, AB बिलोंग्स टू R दिया हुआ है। तो AB बिलोंग्स टू R दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। 7 नंबर, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन कब होगा? जब दिया हुआ रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो और रिफ्लेक्सिव हो। अगर तीनों होगा तो हम रिलेशन कैसा कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक ना। कह सकते हैं रिलेशन R in set A is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब कोई भी दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो,
तभी जा करके ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया।